हेलो बच्चा पार्टी। लेक्चर नंबर 13 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ईएमएफ एंड सेल। बेसिकली जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सपोज इफ़ वी वांट टू ग्लो बल्ब्स, if we want to run a fan, if we want to run a water pump, if we want to run a submersible, तो we need a energy। और वो जो एनर्जी हम लोगों को मिलेगी वो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। और बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि चार्जेस जो फ्लो होते हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस जो हो हमारे पास में मेकिंग करंट बनाते हैं। दैट मीन्स इफ ए करंट इज फ्लोइंग इन द डिवाइस देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फ्लो इन द सर्किट। तो ये जो चार्जेस हमारे पास फ्लो होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वही हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ हो जाती है। मोर द चार्जेस मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बच्चों हम लोग एक ये चीज़ जानते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वाला जो प्रोसेस है दैट मीन्स चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो इफ वी आर सप्लाइंग ए चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट देन द चार्जेस मस्ट बी कम बैक फ्रॉम ए फ्रॉम ए पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बच्चा, हमारे पास में एक ये पाथ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोज्ड पाथ। यहाँ से जो है मैंने कुछ चार्जेस जो है वो रिलीज़ किए, तो ये चार्जेस यहाँ से जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, तो बल्ब के अंदर से जब चार्जेस मूव करेंगे तो ये चार्जेस यहाँ से बल्ब के अंदर से मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से चार्जेस यहाँ से जाएंगे, यहाँ से मूव होके यहाँ से आ जाएंगे। मीन्स इफ़ आई एम रिलीजिंग द 10 चार्जेस फ्रॉम हेयर एट दिस पॉइंट I am also obtaining the 10 charge here. That means there is no loss of charges in duration of the path. Such a path is known as the closed path या फिर कह सकते हैं closed circuit. Second thing, ये जो चार्जेस है ये चार्जेस यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास में एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसके पास में चार्जेस होंगे। तो हम लोगों ने बच्चों ये जानते हैं कि जो बैटरी होती है वो बैटरी हमारे पास में वो सोर्स है जिसके पास में चार्ज होते हैं। सो बैटरी विल प्रोवाइड चार्ज एंड चार्ज विल मूव एट दिस वे। ओके। सेकेंड थिंग, जब ये चार्जेस एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक जाते हैं तो हम लोगों को ये जानते हैं कि जब चार्जेस को मूव कराना है वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक तो we need to do a work done on the charge that makes the potential difference। तो हमें इन चार्ज के ऊपर कुछ पोटेंशियल लगाना पड़ता है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो उस वर्क डन करने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए और वो जो एनर्जी है जो इन चार्जेस को यहाँ से पुश करती है और वहाँ से धकेलती है, तो वो जो पुशिंग वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी हम लोगों को मिलती है इस बैटरी से, इस सेल से। तो ये जो सेल है इसके दो टर्मिनल होते हैं हमारे पास में, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल। तो वी नो दैट कि जो चार्जेस है वो हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और वो इस तरीके से मूव होकर हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल पे आते हैं। लेकिन यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते और नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रास्ता इसके अंदर भी होना चाहिए। तो अंदर वाला जो रास्ता है वो हमारे पास में क्या है कि चार्जेस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं इनसाइड द बैटरी। ओके। तो आउटसाइड द बैटरी चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, इनसाइड द बैटरी चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो इस प्रकार से जो ये सर्किट है ये हमारे पास में कंप्लीट होता है। ओके। जो चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी उन्हीं को डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये इनसाइड द बैटरी जो प्रोसेस होगा और ये हमारे पास में आउटसाइड द बैटरी जो प्रोसेस होगा। तो आउटसाइड द बैटरी चार्जेस विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, इनसाइड द बैटरी चार्जेस विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव।
Okay, since the charge is making the energy in the form of the electricity, so we will say that in this device या in this circuit the electrical energy is flowing in this circuit. बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती है वो सब की सब डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर ऑपरेट होती है. जैसे मुझे पंखा चलाना है तो वी नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मुझे बल्ब जलाना है वी नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स है वो तो हमारे पास बैटरी है, और बैटरी के पास में जो एनर्जी का फॉर्म रहता है दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. सो वी नीड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो केमिकल एनर्जी को हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो जो प्रोसीजर है आइए उसको एक बार हम लोग ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं. हम लोग ये जानते हैं कि बैटरी के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है. इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस. तो हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हम लोगों ने H2SO4, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हम लोगों ने ZnSO4. हम लोग ये जानते हैं कि जब H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग जब तोड़ते हैं तो ये आता है 2H पॉजिटिव पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव. दैट मीन्स मान लीजिए जब हम लोगों ने इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा तो इसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज हुई. लेट मी से दैट एक्सोथर्मिक एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, और उस एनर्जी को हम लोगों ने मेजरमेंट किया. वो एनर्जी आ गई मान लीजिए हमारे पास में -15 सॉरी. ओके, ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है और कौन कौन से पैरामीटर्स जो है जो इस एनर्जी को मेजरमेंट करते हैं वो सब आप लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि पोटेंशियल जो है एक बैटरी के द्वारा वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और पोटेंशियल जो वर्ड है वो हमारे पास में फिजिक्स का वर्ड है. दूसरा हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया ZnSO4, जिसको हम लोगों ने तोड़ा Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. इसकी जब हम लोगों ने सिस्टम की एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो वो आ गई हमारे पास में -20. तो H2SO4 की एनर्जी है -15, ZnSO4 की एनर्जी है -20. तो हम लोग ये कहते हैं कि यदि मैं इन दोनों को तोड़ना चाहता हूँ तो कौन सा इनमें मोर स्टेबल है. तो आंसर है कोई भी कंपाउंड जब टूटता है जब उसकी जो एनर्जी है वो 0 हो जाती है. तो मुझे H2SO4 को तोड़ने के लिए प्लस का 15 एनर्जी देनी पड़ेगी और ZnSO4 को तोड़ने के लिए प्लस का 20 एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ZnSO4 जो है वो टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबल है. तो वी नीड टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू ZnSO4. दैट्स वाई वी कैन से दैट ZnSO4 इज मोर स्टेबल. जो कंपाउंड जिसको हम लोग थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और थोड़ी सी एनर्जी देने के कारण ही वो कंपाउंड यदि ब्रेक हो जाता है, जैसे H2SO4 को हम लोग +15 दे देंगे तो वो टूट जाएगा. उसी प्रकार कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग +2 भी एनर्जी देंगे तो भी टूट जाएगा, +1 एनर्जी देंगे तो भी टूट जाएगा. तो वो कंपाउंड जिनको हम लोग थोड़ी सी एनर्जी देते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड हाईली रिएक्टिव कंपाउंड. सो H2SO4 इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू ZnSO4. ओके, वन मोर थिंग, यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास में एक H2 है और एक मेरे पास में Zn है, मतलब एक जिंक है और एक हाइड्रोजन है, और हम लोग ये जानते हैं कि H2 और Zn दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि Zn2 पॉजिटिव और H22 भी पॉजिटिव है, और SO4 जो है वो हमारे पास में नेगेटिव है क्योंकि तभी तो बनता था H2 + SO4, तो H2 पॉजिटिव आता था, SO4 2 नेगेटिव आता था. इफ़ आई विश कि भाई जो SO4 है उसको एक कंपाउंड बनाना है तो वो H2 के साथ कंपाउंड बनाना चाहेगा या फिर Zn के साथ वो कंपाउंड बनाना चाहेगा. तो बच्चों आंसर है कि एक फिजिक्स का एक नेचर का रूल ये होता है कि हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कंपाउंड, एवरी ऑब्जेक्ट वो उसके साथ रहना चाहता है जिसके साथ उसको कम से कम एनर्जी जो है अपनी एक्सपेंड करनी पड़ती है. मतलब कि हर एक कंपाउंड जो है वो लोवेस्ट एनर्जी के कंपाउंड के साथ में रहना चाहता है. तो लोवेस्ट एनर्जी कंपाउंड जो है जिंक है, ना कि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो -15 है और जिंक की जो है -20. देखो बच्चों यहाँ पे -15 और -20 जो ये वेरी कर सकती है. मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मोर एक्यूरेट डाटा जो आपको फिजिक्स उसके केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा. तो
अकॉर्डिंग टू हमारी एजम्पशंस जो है जिंक की जो है वो लोएस्ट एनर्जी है, इसलिए जो SO4 है वो जिंक के साथ में एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा। ओके, ये जो पूरा प्रोसीजर हम लोग देख रहे हैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक बीकर है या लेट्स से कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भरा हुआ है। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट जो है भरा हुआ है। तो यदि मैं H2SO4 को ब्रेक करता हूँ तो H2SO4 किस में टूटेगा? तो ये 2H पॉजिटिव पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ये टूट जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मतलब H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोगों ने एक जिंक की जो रोड है वो इसके अंदर डिप कर दी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिंक जो है वो हमारे पास में लेट्स से लोअर एनर्जी लेवल का है। तो ये जो SO4 है ये चाहेगा कि वो लोअर एनर्जी के लेवल के साथ में जाके मिक्सअप हो जाए और ये बना ले यहाँ से ZnSO4। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो केमिकल बॉन्ड है और इसका जो केमिकल बॉन्ड है उन दोनों की जो स्ट्रेंथ है केमिकल बॉन्डिंग की, वो स्ट्रेंथ इस वाटर जो इसके अंदर हम लोगों ने भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उस इलेक्ट्रोलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इसके केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, इसलिए ये सीधा ZnSO4 नहीं बना सकता है। फर्स्ट रीजन। दूसरा, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ZnSO4 जो है उसका एनर्जी लेवल -20 और H2SO4 का एनर्जी लेवल -15 है। मतलब ZnSO4 जो है लोवेस्ट एनर्जी लेवल का है। ओके, दैट मीन्स यदि इसको SO4 के साथ में पेयरिंग करना है, कंपाउंड बनाना है, तो Zn को कुछ इस तरीके से एडजस्ट होना पड़ेगा कि इसके पास में पॉजिटिव आयंस आ जाए ताकि ये नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि न्यूट्रल जो है Zn वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता। नेचर के अकॉर्डिंग चार्जेस जो है वो एक दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो Zn जो है अपने आप को SO4 से अट्रैक्ट करना, SO4 को अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरीके से टूटता है कि वो Zn जो बन जाता है वो हमारे पास में बन जाता है Zn+++ का 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करना चाहता है। तो जब Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना चाहता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके सरफेस के ऊपर आके इस तरीके से जमा हो जाते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि Zn ने इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस के ऊपर जमा कर लिए हैं। मतलब Zn जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास में एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है। नेगेटिव पोटेंशियल क्यों? क्योंकि इसके पास में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो Zn के पास में एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है जिसकी वैल्यू हमारे पास में लेट्स से -0.5 वोल्ट। ओके, अब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसको Zn जो है वो रिलीज करना चाहता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव होना चाहते हैं। तो Zn वांट टू रिलीज दीज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे? तो आंसर है जहाँ उनको रास्ता मिलेगा। और रास्ता कहाँ मिलेगा? तो आंसर है हम उन इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता प्रोवाइड कराएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाना चाहेंगे? तो आंसर है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं कॉपर का, उस कंडक्टर को इसके अंदर डिप कर देते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि जब इस कंडक्टर को इसके अंदर डिप कर दिया तो ये जो Zn है इसको और इस कॉपर को मैंने दोनों को क्या कर दिया, कॉपर कंडक्टर और Zn जो है इन दोनों को मैंने एक वायर के थ्रू जो है कनेक्ट कर दिया। और बीच में मैंने एक अपना एक्सटर्नल लोड जो है बैटरी लेट्स से पंखा, लेट्स से बल्ब वो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाएंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के ऊपर आ रहे होंगे उस कंडीशन में देखिए, जब ये यहाँ से Zn जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा तो Zn कैसा हो गया भाई? पहले Zn के पास में क्या सिचुएशन है, Zn+++ का 2 इलेक्ट्रॉन है। Zn ने अपने पास में नेगेटिव पोटेंशियल बना के रखा हुआ है, वो नेगेटिव पोटेंशियल को रिलीज करना चाहता है, हमने उसको रास्ता दे दिया और Zn ने इस रास्ते के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजना शुरू कर दिया। तो
एन के जो इलेक्ट्रॉन्स वो इधर चले जाएंगे तो जेड एन के पास में क्या बचेगा, तो जेड एन के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो जेड एन के पास में बचा जेड एन प्लस प्लस। तो ये जो जेड एन प्लस प्लस है तो ये क्या करेगा, जो 2H प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये 2H प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा और SO4 को क्या करेगा, अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसने क्या किया, H2 को प्लस जो 2H प्लस प्लस उसको रिपेल कर दिया और SO4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब H2 यदि रिपेल होके इधर जाएगा तो H2 धक्का खा के किधर आ जाएगा, इस कॉपर के पास में आ जाएगा। तो कॉपर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा H2 जमा हो जाएगा। और जब इसके ऊपर बहुत सारा 2H पॉजिटिव जमा हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और इसके पास में एक प्लस का पॉजिटिव पोटेंशियल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। और लेट्स से उस पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने मेजरमेंट की और वो आगे 0.7 वोल्ट, किसके कारण, इसी 2H पॉजिटिव के कारण। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव हो गए तो ये क्या करेगा, 2 पॉजिटिव है तो 2 ये क्या करेगा, SO4 के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींच लेगा। जब ये SO4 के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचेगा तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो फिर से क्या करेगा, SO4 के 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर क्या करेगा 2H, जब SO4 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो 2H उधर चले जाएंगे और 2H क्या बनाएंगे, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ से नेगेटिव आए और यहाँ से पॉजिटिव इसके पास में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के क्या बनाएंगे, न्यूट्रल बनाएंगे और वो हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास में 2H पॉजिटिव पॉजिटिव और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, जो SO4 ने सॉरी जो Zn ने यहाँ से भेजे हैं, तो इसको मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेगा, ये हमारे पास में एक H2 बना लेता है और H2 जो है वो गैस होती है और ये गैस जो है यहाँ से रिलीज होके बाहर निकल जाती है। हम बोलते हैं कि बैटरी के अंदर से गैस निकल रही है। ओके, नाउ अभी हम लोगों ने अभी जो थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि जो पाथ है चार्जेस फ्लो होने का वो हमारे पास में क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से जब SO4 यहाँ पे है तो इसने इस SO4 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, थोड़ी देर बाद में ये यहाँ पे जो SO4 होगा यानी कि H2SO4 होगा तो H2 तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे SO4 बचेगा, उस SO4 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। थोड़ी देर बाद में जो H2SO4 यहाँ होगा तो उसके 2H पॉजिटिव इधर चले जाएंगे और SO4 किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो यहाँ से SO4 को क्या कर रहा है, वो खींच रहा है और इधर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे रहा है। फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, SO4 को यहाँ से खींचा, नेगेटिव चार्जेस को यहाँ से खींचा और इधर दिया और फिर ये ऐसा दिया, फिर से यहाँ से नेगेटिव चार्ज को इधर खींचा, इसको दिया और इसको दिया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, हमारे पास में क्लोज्ड सर्किट हो जाता है। ठीक है। तो यदि हम लोग किसी भी बल्ब को जलाना चाहते हैं, किसी भी सोर्स के थ्रू पोटेंशियल लेना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे पास जो पाथ है वो हमारे पास पाथ ही होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ठीक है। ओके, इस तरीके से जो है ये सेल जो है काम करती है। तो इसका जो पोटेंशियल हम लोगों ने देखा वो पोटेंशियल कितना बन जाएगा, तो आंसर है जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो 0.7 वोल्ट माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब कि हम लोग ये कहते हैं कि इस बैटरी ने 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो जनरेट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों जो आपको अभी समझ में आने चाहिए। वो ये है कि एक सेल जो है उसकी एज जो है वो ख़त्म क्यों हो जाती है, मतलब सेल जो कुछ टाइम बाद में डिस्चार्ज क्यों हो जाती है। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि H2SO4 है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट की कुछ ही कैपेसिटी है। तो जितने SO4 इसको जब तक मिलते रहेंगे, जब तक इसको SO4 मिलते रहेंगे, जब तक इसको कॉपर के इलेक्ट्रोड को 2H पॉजिटिव मिलते रहेंगे तब तक बैटरी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन मान लीजिए अभी इसके पास में SO4 है 10, एक SO4 यहाँ चला गया, 9 बचे, एक SO4 यहाँ चला गया, 8 बचे, 7 बचे, 6 बचे, 5 बचे, 3, 2, 1 और 0। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब SO4 पूरे कहाँ चले जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे और H2 यहाँ चले जाएंगे और पूरी क्या बन जाएगी, हमारे पास नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और हम लोग बोलते हैं कि बैटरी की जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कैपेसिटी है SO4 और 2H पॉजिटिव बनाने की वो ख़त्म हो गई, मतलब कि उसके अंदर आयंस की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है। ओके। दूसरा, मान लीजिए जिंक की वैल्यू जो है वो भी खत्म हो जाए, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव है, भाई जिंक किस में टूटा, Zn प्लस 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 का 2 ई में टूटा। तो यदि हमारे पास में जिंक की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो अभी क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी की एज जो है वो चली गई है। ठीक है। ओके,
दूसरा, हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो SO4 है वो मूव हो रहा है हमारे पास में एक पाथ से लेके दूसरे पाथ तक। SO4 जो मूव हो रहा है हमारे पास में एक पाथ से लेके दूसरे पाथ तक, मतलब कि SO4 जो है वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि H2SO4 का सॉल्यूशन किसके अंदर भरा हुआ है, इस पूरे के अंदर H2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ। तो उस चीज़ को समझिए एक बार। यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये सिचुएशन थी, इसके अंदर जो है H2SO4 जो है हम लोगों ने भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर H2SO4 यदि हम लोग भर देंगे तो स्क्रीन कहाँ जा रही है भाई, हाँ, तो इसके अंदर हम लोग H2SO4 भरेंगे तो ये रहा हमारे पास में कॉपर की रोड, और ये रही हमारे पास में जिंक की रोड, और ये हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, और ये इस तरीके से अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा हुआ है। ओके, अब ये जो जिंक है ये अट्रैक्ट करना चाहता है SO4 को, तो जो यहाँ पे H2SO4 है तो यहाँ का जो SO4 है वो इधर चला गया, H2 किधर चला गया, इधर जा रहा है। यहाँ पे एक H2SO4 है तो उसका SO4 इधर जा रहा है और उसका H2 इधर जा रहा है। यहाँ पर एक H2SO4 है, उसका SO4 इधर जा रहा है और इसका H2 इधर जा रहा है। तो बच्चों ये देखिए कि जब यहाँ का जो SO4 है वो मूव होके इस प्लेट के ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ के जो SO4 के जो नेगेटिव चार्जेज है वो मूव होके जब इस प्लेट पे जाएंगे जिंक वाली पे, तो कुछ ही बीच में जो एटम्स होंगे हमारे पास में बीच में कुछ एटम्स होंगे, उन एटम्स के साथ में क्या होंगे, इस SO4 के जो नेगेटिव आयंस है वो उनके साथ में कोलाइड करेंगे। दैट मीन्स कोलिजन होगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोलिजन ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है, क्रिएटिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू। तो इसके अंदर से जब ये दूसरे एटम्स के साथ में इस एटम्स के आयंस जो कोलिजन करेंगे तो इस बैटरी के इनसाइड एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, ठीक है। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से हुआ, तो हमने बोला कि ये जो आयंस मूव कर रहे हैं, ये जो SO4 इधर मूव कर रहा है, H2 जो है वो इधर मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो है हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, या ये कहें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वो डिपेंड करती है। तो पहला, हम लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो इन दोनों इस आयंस को इतनी दूर चल के नहीं जाना पड़ेगा और इसके टकराने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा, यदि इस H2 को, जो H2 यहाँ पे है, उस H2 को यहाँ से चल के यहाँ पे जाना, तो यदि ये यहाँ से लेके यहाँ पर चलने के जाने में इसको हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा एटम से टकराना पड़े, लेकिन यदि दोनों के बीच का हमारे पास में इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ये कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड विल बी लेस, देन द चांसेस ऑफ द कोलिजन्स विल बी लेस, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन रिड्यूस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेकेंड वन, कई बार हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास में खाली हो जाता है, मतलब जब खाली हो जाता है दैट मीन्स कम हो जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना वो कम हो जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कम होने से जो एरिया है, ये जो जिंक रोड और ये जो कॉपर रोड डूबी हुई है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होने चाहिए उतने चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लेस द करंट लेस हाई द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो वी वांट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ डिपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही डूबे रहे ताकि ये मैक्सिमम चार्जेस जो हो प्रोड्यूस कर सके। ओके, तो इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट भर के रखें इस बैटरी के अंदर, और आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बैटरी में पानी ख़त्म हो गया, तो पानी ख़त्म होने का मतलब ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे जो इलेक्ट्रोड है वो पानी में कम्प्लीटली डूबे नहीं है, जिसकी वजह से उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो वी वांट टू इंक्रीज दिस एरिया,
इस एरिया को हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाए। इसलिए जो बैटरी वगैरह की जो शॉप है, जो बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं, वो बोला जाता है कि कार की बैटरी को पानी से फुल रखिए, घर की जो इन्वर्टर बैटरी है उसको टाइम टू टाइम पानी चेक करते रहिए, ठीक है। वो इसीलिए रीज़न है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो। तीसरा फैक्टर आता है बच्चों हमारे पास में टेम्परेचर का। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, यदि हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट ये थीन हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि शहद के अंदर शहद घुमाना मुश्किल होता है, पानी के अंदर शहद घुमाना आसान होता है, क्योंकि शहद के कंपैरिजन में पानी की जो विस्कोसिटी है या पानी जो हो पतला है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास में घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हमारा पतला हो जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटना बच्चों हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जनरली रेजिस्टेंस की वैल्यू घटना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन केस ऑफ द बैटरी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस गोज टू बी डिक्रीज शुड नॉट बी ए गुड साइन, बिकॉज ऑफ वी नो दैट H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। तो लेस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस मोर द वैल्यू ऑफ द करंट। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है आई आर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा V अपॉन आई, मतलब कि I की वैल्यू जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और यदि रेजिस्टेंस हमारे पास जितना ज़्यादा होगा I की वैल्यू उतनी कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास में घट जाती है, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने को तो ये एक अच्छा सिंबल है कि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H के। मतलब यदि किसी बैटरी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो उस बैटरी में उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी हमारी बैटरी उतनी ज़्यादा गर्म होगी और बैटरी के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि जब आपकी बैटरी बहुत, मोबाइल की बैटरी या घर की बैटरी कोई भी आप लोग देखिए, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं जब बैटरी गर्म हो जाए तो हमें हमारी डिवाइस को उठा के ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे ठंडक हो, जहाँ पे हवा चले, ताकि उसकी जो हीट है वो रिलीज हो जाए और बैटरी डैमेज होने से बच जाए। समटाइम्स हम लोग ये देखते हैं कि मोबाइल की बैटरी फट गई, क्यों? क्योंकि बच्चों जो मोबाइल का जैसे आजकल चार्जर आते हैं ना जो बहुत जल्दी चार्ज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा करंट जो है ना वो उस बैटरी को सप्लाई करते हैं। तो सडनली बहुत सारा करंट उस बैटरी को सप्लाई करें तो उतनी ज़्यादा हीट क्या होती है उस बैटरी में जनरेट होती है, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो बैटरी क्या हो जाती है, फट जाती है। इसलिए बच्चों कोशिश करो ऐसे चार्जर ना लो मार्केट से आप जो कि बहुत जल्दी बैटरी को चार्ज करते हैं, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं बैटरी के अंदर। ओके, सो व्हाट इज़ द व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू घटती है, लेकिन वी डोंट वांट कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा घट जाए कि हमारे पास में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए और बैटरी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ताकि हमारी बैटरी जो है वो डैमेज हो जाए। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो वी नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बैटरी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द EMF एंड द सेल। आज के लिए इतना ही, बाकी बच्चों हम लोग जो है कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कल हम लोग कुछ और टॉपिक देखते हैं इसके बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।